हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। तो बजट शब्द हमने बहुत बार सुना है, इससे जुड़े हुए कई सारे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहाँ से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, बजट तो हम आम लैंग्वेज में इस्तेमाल इस शब्द को कर लेते हैं, लेकिन हमारे भारत में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सबको डिफाइन कहाँ किया गया है, हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बजट को डिफाइन करता है। और उसमें बजट को डिफाइन किया गया है एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान देने वाली बात, बजट को कैसे डिफाइन किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर। वहां पर बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो बजट में होता क्या है, देखिए, भारत इतना बड़ा देश है, हजारों करोड़ रुपया जो है वो हमारे पास टैक्स के रूप में कलेक्ट होता है, लाखों करोड़ों रुपया। और उसी तरह से हमारे पास उसी हिसाब से खर्चा भी हमें देखने को मिलता है। तो अब आप देखिए कि जो ये हमारा बजट होता है वो बेसिकली एस्टिमेटेड रिसीट्स की बात करता है कि कितना पैसा अमूमन आएगा और कितना पैसा खर्च किया जाएगा। बेसिकली इन दो चीज़ों के बारे में बात करता है। और किसके लिए, हमारे पास अगर हम बात करें टाइम पीरियड की बात करें तो कौन सा टाइम पीरियड, बेसिकली हमारे पास फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारे देश का वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कब से कब चलता है। तो ये आई गेस सबको पता होगा, 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर हमारे पास देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए हमारा बजट प्रेजेंट किया जाता है जनरली ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। तो ये भी आपको बता दूं कि हमारे पास बजट जो है वो कब प्रेजेंट किया जाता है भारत देश में, यानी कि हमारे पास हमारे देश में तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। तो वर्किंग डे का मतलब कि संडे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो जब भी फरवरी का फर्स्ट वर्किंग डे होगा तो उस दिन हमारा बजट प्रेजेंट किया जाएगा। और ऑब्वियसली आपको पता है कि बजट प्रेजेंट कौन करते हैं, तो ये सबको पता है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, देश के जो वित्त मंत्री होंगे वो हमारे पास बजट प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर अभी हम बात करें तो अभी हमारे बजट कौन प्रेजेंट कर रहे हैं पिछले काफी समय से, तो वह है निर्मला सीतारमन। और अभी जो ये बजट है वो कुछ इस तरह से हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास प्रेजेंट किया जाता है। पहले ब्रीफ केस में से लाया जाता था, अब आपको पता होगा टैबलेट में हमारे पास ये स्टोर होता है और पेपर लेस बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं, ये हमारे पास टैबलेट है, टैबलेट के अंदर बजट जो है वो स्टोर करके लाया जाता है और फिर सबके सामने रख दिया जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये बजट प्रेजेंट करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है, मतलब कि लाइक सीधा इसको बेसिकली अगर हम बात करें सीधा नोटिस बोर्ड पे क्यों नहीं लगा देते, या हमारे पास इसको बेसिकली आराम से जब सरकार का मन हो तब क्यों नहीं बता देते। एक्चुअली क्या है कि आप जब बजट प्रेजेंट करते हैं तो बजट प्रेजेंट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको उसके रिगार्डिंग अप्रूवल लेना है पार्लियामेंट से। देश का 1 रुपया भी हमारे पास ऐसे ही बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के खर्च नहीं किया जा सकता। तो देश में पैसा खर्च करने के लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी होती है और इसीलिए बजट को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं याद रखनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर चीज़ संविधान के अकॉर्डिंग होती है, तो यहाँ पर आप देखिए आर्टिकल नंबर 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे पास बताता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, ठीक है। यानी कि टैक्सेशन के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। कहाँ बताया गया है, आर्टिकल नंबर 266 में। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे पास बताई गई है आर्टिकल 266 में कि हमारे पास जब भी हमारे पास, देखिए ध्यान सुनिएगा, कि हमारे पास आपको नया टैक्सेशन इंट्रोड्यूस करना होगा तो उसके लिए हमारे पास अप्रूवल चाहिए होगा पार्लियामेंट का। हाँ जी, क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास टैक्सेशन के लिए भी और एक्सपेंडिचर के लिए भी, ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए भी हमारे पास अगर हम बात करें तो भी आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, और हमारे पास कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना है तब भी आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ओके। अब हम बात करें तो हमारे पास बजट प्रेजेंट कौन करता है, जैसा कि हम जानते हैं कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बजट प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर हमारे पास वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट है। तो इसमें हमारे पास टोटल 6 डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कुछ समय पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पुरानी बुक्स में या पुराने सोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा 5 हमारे पास डिपार्टमेंट है, लेकिन अभी राइट नाउ यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 6 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि बजट प्रिपेयर कौन करता है। हमारे पास डिपार्टमेंट तो 6 हैं, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट बजट प्रिपेयर करता है, तो बजट प्रिपेयर बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। हाँ जी, क्लियर। बजट प्रिपेयर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा ये जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है। प्रेजेंट हमारे पास यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसे किया जाता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है।
और बाकी के डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर काम करता है। जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में सरकार ने LIC के कुछ शेयर्स को सेल किया था, तो उस सब डिसइन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए ये 5th डिपार्टमेंट हमारे पास काम करता है। तो चलिए, आई गेस मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इनमें से कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो हमारे पास बजट प्रिपेयर करता है। ठीक है, जो हमारे देश का बजट प्रिपेयर करता है। ठीक है, चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले बजट को लेकर। जो बजट वर्ड है वो बोगोट से आया है, जिसका मतलब हमारे पास स्मॉल बैग होता है फ्रेंच में। ठीक है, जो पहला बजट था भारत का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स विल्सन ने। जी हाँ, याद रखिएगा, जेम्स विल्सन एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने 1860 में भारत में पहला बजट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इनकम टैक्स भी भारत में, अगर आपको याद हो, इनकम टैक्स हमारे पास लगाया गया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इनकम टैक्स भी हमारे पास जेम्स विल्सन द्वारा ही सजेस्ट किया गया एक टैक्स था जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब कि इन्होंने कहा कि भारतीय जो हैं वो हमारे पास, अगर हम यहाँ पर बात करें, कई तरह से इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन हम सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर ही और इंडस्ट्री के ऊपर ही मेन टैक्स लेते हैं, तो इनकम टैक्स भी होना चाहिए। तो इनके कहने पर भारत में इनकम टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। सो 1860 में पहला भारत का बजट जो है वो प्रस्तुत किया गया था। अगर हम बात करें आजादी के बाद भारत का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया, तो वो थे R.K. सन्मुखम चेट्टी। जी हाँ, R.K. सन्मुखम चेट्टी ही इज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने यहाँ पर बजट प्रेजेंट किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो टेक्निकली ही इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखेंगे, अगर पेपर में सवाल आ जाए कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो आपको ये भी याद रखना है कि वो थे R.K. सन्मुखम चेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को देश का पहला, आजाद भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया था। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, अब बजट जब देखिए अंग्रेजों के टाइम पे प्रेजेंट होना शुरू हुआ, मतलब उसको सामने रखा जाने लगा सबके, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज कौन सी होगी? ऑब्वियसली लैंग्वेज का एक ही ऑप्शन बनता है, वो है इंग्लिश। ठीक है, और उसमें कोई दो राय वाली बात तो है ही नहीं। अब इंग्लिश लैंग्वेज में बजट आता था, लेकिन 1955 में डिसाइड किया गया कि अब से हिंदी और इंग्लिश में आएगा। तो यानी कि मुझे ये भी पता चल गया कि बजट जो ऑफिशियली सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, दैट इज इन 2 लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी। 2001 में हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने बजट का टाइम जो है वो 11 बजे रख कर दिया। उससे पहले ही शाम को 5 बजे होता था। ऐसा क्यों? रीजन समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। ठीक है, हमारा जो टाइम है वो जीएमटी जो लंदन का मतलब एक तरह से टाइम है, उससे 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। ठीक है, हमारा जो टाइम है लगभग 5 आवर 30 मिनट्स एडवांस है। अगर हम IST की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की अगर मैं बात करूं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक कंसेप्ट हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST की अगर मैं बात करूं, हमारा टाइम लंदन से आगे है। तो यानी कि अगर हमारे सुबह दिन में के समय बजट प्रेजेंट कर दिया जाए तो उस समय लंदन में रात चल रही होगी। तो लंदन वालों को ताकि एक बेसिकली एडवांटेज रहे, तो उनकी वजह से हमारे पास बजट शाम को प्रेजेंट किया जाता था। और आप हैरान रह जाओगे, 2001 तक हमने ब्रिटिशर्स की अननेसेसरी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, यशवंत सिन्हा जी हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, और उन्होंने हमारे पास 2001 में हमारे पास बेसिकली जो टाइम है वो 11 बजे कर दिया। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट था भारत के बजट के इतिहास में। अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया है, तो मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने मैक्सिमम 10 बार बजट प्रेजेंट किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें P. चिदम्बरम 9 बार बजट भारत का जो है वो प्रेजेंट कर चुके हैं। इवन अगर हम बात करें भारत के अंदर जो पहली महिला जिन्होंने हमारे पास बजट प्रेजेंट किया था, तो वो हमारे पास इंदिरा गांधी थी। जी हाँ, एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, भारत की पहली महिला जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया आजाद भारत के अंदर, वो थी इंदिरा गांधी जी। उन्होंने हमारे पास प्राइम मिनिस्टर रहते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो अपने पास रखा। सो टेक्निकली शी इज द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम प्रॉपर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें जो फुल फ्लेज हैं, वो निर्मला सीतारमन है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो ये कहीं ना कहीं एक फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। तो और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, जो बजट है वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट का मतलब कि बजट में जो जानकारी होती है उसको सबके सामने नहीं रखा जाता। ठीक है,
और बजट को कॉन्फिडेंशियली प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए बजट को प्रिपेयर करने वाले लोगों को आइसोलेशन में रखा जाता है। और जब बजट प्रेजेंट किया जाता है तो उससे जस्ट पहले एक सेरेमनी पार्लियामेंट में रखी जाती है, दैट इज नोन टू बी हलवा सेरेमनी। तो याद रखिएगा हलवा सेरेमनी का संबंध किससे है, तो ये यूनियन बजट से है, तो ये भी याद रखिएगा। वैसे क्वेश्चन आने की चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि हलवा सेरेमनी का जो संबंध है वो किससे है, वो हमारे पास बजट प्रेजेंटेशन से है। ओके, लेकिन बजट के अंदर जो मेन बदलाव किए थे वो अरुण जेटली ने किए थे। अरुण जेटली जब हमारे पास देन फाइनेंस मिनिस्टर, अब तो इनकी हमारे पास डेथ हो चुकी है, तो ये बीजेपी के समय में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे 2017 में। इन्होंने देखिए पहले बजट लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन इन्होंने कहा कि बजट जो है अब से हम कोशिश करेंगे हर बार जो केंद्र सरकार है वो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को प्रेजेंट करेंगी। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बजट की प्रेजेंटेशन की जो डेट है वो प्रेसिडेंट फाइनलाइज करते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट के अप्रूवल से फाइनलाइज होती है। सो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि हु डिसाइड द प्रेजेंटेशन डेट ऑफ द बजट, सो दैट इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नोट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये थोड़ा सा एक याद रखने वाला पॉइंट है। पहले भारत में 2017 से पहले रेलवे बजट अलग आया करता था, जनरल बजट अलग आया करता था, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि रेलवे बजट को अलग से प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, उसको जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का जो कंसेप्ट है उसको भी खत्म कर दिया गया 2017 में। अब ये प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूं कि भारत में पहले 5 ईयर प्लानिंग चला करती थी। भारत में पहले 5 ईयर प्लान हुआ करते थे। इसमें लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था ये भी आपको याद रखना है। इसमें लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 12th 5 ईयर प्लान। ठीक है, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 12th 5 ईयर प्लान, जो कि हमारे पास इंट्रोड्यूस कब किया गया, 2012 में, और कब तक चला, 2017 में। तो जो हमारे पास 2017 में जब लास्ट 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, तो उसके बाद बजट के अंदर 2 कैटेगरीज बनाने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि पहले क्या होता था कि बजट जब भी प्रस्तुत किया जाता था तो कुछ पैसा हमारे पास 5 ईयर प्लान्स के लिए रखा जाता था। ठीक है, कुछ पैसा 5 ईयर प्लान के लिए रखा जाता था जिसे हम प्लान एक्सपेंडिचर के नाम से जानते थे, और कुछ पैसा जो है वो बाकी कामों के लिए रखा जाता था जिसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो के रूप में हम जानते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि 2017 के बाद से हमारे पास नीति आयोग ने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, नीति आयोग ने हमारे पास काम करना शुरू कर दिया, ऑल्दो 2015 में इसको हमने बना दिया था, लेकिन 2017 के प्लान के बाद नीति आयोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ, और अब जो बजट है उसके अंदर जो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जो कैटेगराइजेशन थी उसको बंद कर दिया गया फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। तो आई गेस मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपने याद रखना है कि कौन सी ईयर में रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज किया गया, 2017। ठीक है, किस ईयर से हमारे पास जो है प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को खत्म कर दिया गया, 2017। और अभी बजट जो है हर बार कब प्रेजेंट किया जाता है, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। हाँ जी, क्लियर। तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को ये जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्लान एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर डन इन द नेम ऑफ प्लानिंग is known to be the plan expenditure. For example, expenditure on electricity generation, irrigation, rural development, ये सब। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, ऑल एक्सपेंडिचर दैट अदर देन प्लान एक्सपेंडिचर नोन टू बी द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जैसे पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सब, सैलरीज। ठीक है, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम बच्चे स्किप कर देते हैं। देखिए, यूनियन बजट की जब मैं बात करता हूं तो बजट में क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए जब हमारे पास 1 फरवरी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिएगा, 1 फरवरी 2022 को बजट प्रेजेंट किया गया, तो किस टाइम पीरियड के लिए किया गया, ये बजट की जो शुरुआत होगी वो कब से होगी, ये हो जाएगी 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई, और ये रूल कब तक रहेंगे, 31 मार्च 2023 तक ये जो फाइनेंशियल ईयर है या ये जो रूल है वो चलते रहेंगे। तो जो बजट 2022 में आया था 1 फरवरी 2022 में, उसमें बताया गया था कि इस टाइम पीरियड में, इस पूरे कार्यकाल में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022 के बीच में कितनी इनकम होगी, कितना रिसीट्स आएंगी और कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, ये सब एस्टिमेट दिया गया था। ये सब क्या किया गया था, अंदाजा लगाया गया था, एस्टिमेट दिया गया था। कब दिया गया था एस्टिमेट, 1 फरवरी 2022 को। अब एक्चुअल सिचुएशन क्या रही, मतलब कि इस समय के दौरान 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, सॉरी मैं बार बार यहाँ पे गलत थोड़ा सा लिख दिया मैंने, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में एक्चुअल सिचुएशन क्या रही, ये हमें कैसे पता चलेगा, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना पैसा आया, सरकार ने कितना लोन उठाया, इस
समय के दौरान। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें इकोनॉमिक सर्वे से। अब आप पूछेंगे इकोनॉमिक सर्वे कब आता है? ये आता है लास्ट वर्किंग डे ऑफ जनवरी, यानी कि बजट से एक दिन पहले ऑलमोस्ट। तो जनवरी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चे, उसमें ऑलमोस्ट देखो पूरे टाइम पीरियड का तो नहीं, लेकिन काफी कुछ क्लैरिटी हो जाती है। तो जनवरी 2023 में हमारे पास ऑलमोस्ट जो इस पूरे वित्त वर्ष में जो हमारे पास सिचुएशन रही ऑलमोस्ट उसके बारे में बात की जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर लास्ट वर्किंग डे को संडे ना हो तो 31 जनवरी 2023 को हमारे पास नया इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो एक्चुअली में करता क्या है। इसको पहले प्रिपेयर कौन करता है? अगेन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको प्रिपेयर करता है। इसको जस्ट बिफोर द यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है। इसमें इसको बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इसके बेसिकली जो बजट सेशन के दौरान दोनों हाउसेज को इसको सबमिट कर दिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चे, इसको प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बहुत बार पेपर में सवाल पूछा गया है कि हमारे पास देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट तो ये काम करेगा, लेकिन हमारे पास किसकी लीडरशिप में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की लीडरशिप में। इसको प्रेजेंट तो इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगा, लेकिन प्रिपेयर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर करेगा। लेकिन 2022 में क्या हुआ था कि 31 जनवरी 2022 को हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रेजेंट नहीं थे, तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने इसको हमारे पास प्रिपेयर किया था। लेकिन आपने याद रखना है कि हमारे पास 2023 में जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अगर आपको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होती है। जैसे सिक्योरिटी के मामले में एडवाइस देने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, और आई गेस आप सब लोगों को पता ही होगा कि अजीत डोवाल जो है वो करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो उसी तरह से देश के आर्थिक मामलों में एडवाइस देने के लिए हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोजीशन होती है, जिसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें बजट को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, तो ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेहद खास है कि बजट को हम क्लासीफाई किस तरह से करते हैं। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यूनियन बजट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट। ठीक है, पहला हमारे पास हिस्सा आ जाता है रेवेन्यू बजट, दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बात करता हूं यहां पर रेवेन्यू बजट की, तो इसमें रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, फिर इसमें कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं रेवेन्यू रिसीट्स की बात करता हूं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, तो ये वो हमारे पास खर्चा और पैसा होता है बेसिकली, जिससे हमारे पास ना तो हमारे पास एसेट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है ना लाइबिलिटी पे। तो रेवेन्यू बजट का ध्यान से सुनिएगा, नो इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा बच्चे। और यहां पर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। कैसे? एसेट और लाइबिलिटी का मतलब क्या है? संपत्ति और हमारे पास जो आपकी देनदारी वगैरह है, लाइबिलिटी। ठीक है, रेवेन्यू बजट का कोई असर नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, रेवेन्यू रिसीट्स में, अब रिसीट्स का मतलब क्या है? जो सरकार के पास पैसा आ रहा है, जो सरकार के पास पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर का मतलब जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, सरकार के हाथ से पैसा जा रहा है। तो जो पैसा आता है उस कैसे आएगा? उसमें एक सोर्स है टैक्स रेवेन्यू, जो सरकार जो टैक्स से पैसा कमा रही है। टैक्स भी दो तरह के हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? जीएसटी। जीएसटी याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है? इनकम टैक्स, इट्स एक डायरेक्ट टैक्स। तो कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, कुछ डायरेक्ट टैक्स, उनसे सरकार कुछ पैसा कमाती है। लेकिन इससे ध्यान दीजिएगा, इससे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही। आपने एक बार टैक्स पे कर दिया, आपकी बात खत्म, अगले साल सरकार नए सिरे से सब कुछ शुरू करेगी। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास क्या होगा? जैसे सरकार की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जो ग्रुप है, वहां से सरकार को पैसा आता है। जो सरकार की सरकारी कंपनियां हैं वो पैसा कमाती हैं। ठीक है, सरकार कई और तरीकों से भी पैसा कमाती है, जैसे हमारे पास माइंस के ऑक्शनिंग के थ्रू किया, या हमारे पास लेट से अभी 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग हुई, तो वहां से नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हमारे पास कलेक्ट होता दिखाई देता है। फिर इस पैसे को खर्च कहाँ किया जाएगा? अगर हम बात करें, जैसे सरकार सैलरीज दे रही है, ठीक है, हमारे पास इसके अलावा पेंशन्स दे रही है, ठीक है,
जो हमारे पास ये सब चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पर हो रहा है खर्चा, इससे एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैपिटल बजट में हमारे पास कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, देखो बताता हूँ मैं आपको। जैसे सरकार ने LIC के शेयर बेचे, ध्यान सुनिएगा, LIC के शेयर को सेल किया, उससे जो पैसा आया वो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिसीट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? कैपिटल रिसीट्स में जाएगा। क्यों जाएगा? देखो, सरकार के पास शेयर्स बेचकर पैसा आया, लेकिन उससे सरकार की जो एसेट थी, जो संपत्ति थी, उसमें कमी आई या नहीं आई? तो इसीलिए इसको कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए सरकार ने, जो हर साल सरकार लोन लेती है, उसमें से सरकार ने लोन का कुछ प्रिंसिपल अमाउंट जो है, ध्यान से सुनिएगा, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न किया, तो खर्चा हुआ। ठीक है, लोन का वो अमाउंट रिटर्न किया तो क्या हुआ? खर्चा हुआ। अब खर्चा हुआ है, लेकिन उससे आप ये देखिए कि जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हुई है, एसेट रिड्यूस हुई। तो यहां पर आप देख लो, यहां पर क्या हुआ है? लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो लाइबिलिटी अगर रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन, व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एसेट और लाइबिलिटी, देन द पार्ट ऑफ दैट बजट गोज टू द कैपिटल बजट। ठीक है, तो यहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और हम इसको आसान शब्दों में समझने की और कोशिश करते हैं। सो रेवेन्यू रिसीट्स, अब रेवेन्यू बजट देखिए हम दो हिस्सों में बांटते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीट्स डू नॉट हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट द मनी अर्न बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे सैलरीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सब हमारे पास कंसिडर किए जाएंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स रेवेन्यू, जैसे सरकार ने जो टैक्सेस वगैरह लगाए हैं, इसमें सरकार प्रॉफिट फ्रॉम, जैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू मैंने एग्जांपल दिया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से जो पैसा आ रहा है, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, ठीक है, फाइन्स, इनसे हमारे पास जो पैसा आ रहा है, लेकिन इससे सरकार की एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए सरकार एक्सपेंडिचर में कोई कंपनी, नई कंपनी एस्टैब्लिश करती है, कोई नई कंपनी एस्टैब्लिश करती है, या किसी प्राइवेट कंपनी को हमारे पास नेशनलाइज करती है, तो वो पैसा भी, जो पैसा खर्च हुआ है, तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसीडर करेंगे, क्योंकि उससे सरकार की एसेट एस्टैब्लिश हुई है। ठीक है, तो एसेट एस्टैब्लिश होना भी कैपिटल बजट का पार्ट कंसीडर किया जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमारे पास क्या क्या आएगा? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जिसका एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपने जो एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडीज दी, हेल्थ के ऊपर जो खर्चा किया, ठीक है, आपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जो फंडिंग दी, ठीक है, आपने इंटरेस्ट के ऊपर जो पैसा दिया। आप देखिए, ये जो लास्ट लाइन है वो ध्यान देने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जब बच्चे, आपने कोई लोन लिया है तो लोन के दो हिस्से होते हैं, एक तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब आप प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न कर रहे हैं तो वो जाएगा कैपिटल बजट में। जब आप प्रिंसिपल अमाउंट, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न कर रहे हैं तो वो जाएगा किसमें? वो जाएगा रेवेन्यू बजट में। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लोन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट, वेयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो हमारे पास रेवेन्यू बजट का पार्ट है। जब लोन आप रिटर्न करोगे तो उसके दो हिस्सों में आप उसको रिटर्न करते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखना है। कैपिटल बजट, जैसा कि मैंने बताया कि विच लेड टू डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट जो है वो अपनी संपत्ति बेच के जब पैसा कमाती है, ठीक है, या हमारे पास कहीं से पैसा उधारी पर लेती है, तो उससे हमारे पास कैपिटल रिसीट्स होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे संपत्ति क्रिएट हो या कम हो, ठीक है, या हमारे पास लाइबिलिटी कम हो, बेसिकली संपत्ति बने या लाइबिलिटी हमारे पास रिड्यूस होती हुई दिखाई दे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ऑन लोन हो गया, कैपिटल बजट में हमारे पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न हो गया, ठीक है, और या फिर हमारे पास कोई नई कंपनी को एस्टेब्लिश करना या किसी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज करना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, 1969 एंड 1980 में हमारे पास बैंक्स की नेशनलाइजेशन की गई थी। भारत में हमारे पास नेशनलाइजेशन दो बार हुई है बैंकों की, राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के टाइम पे दोनों बार। 1969 में 14 बैंकों की नेशनलाइजेशन हुई थी, ठीक है, 14 बैंक्स को, प्राइवेट बैंक को सरकार ने खरीद कर, जिसमें जैसे पीएनबी, हमारे पास सिंडिकेट बैंक, इन सब बैंक्स को हमारे पास सरकार ने खरीद कर गवर्नमेंट बैंक्स में तब्दील कर दिया था, और एक 1980 में 6 बैंक्स की। तो ये जो नेशनलाइजेशन में जो खर्चा हुआ था सरकार का, सरकार ने प्राइवेट एंटिटी से इसको खरीद लिया था।
तो ये कहां पर जाएगा, ये हमारे पास पार्ट बनेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं। कल को सरकार अपनी कोई कंपनी बेच देती है, जैसे अभी सरकार बोल रही है कि हम बीपीसीएल को सेल कर देंगे, तो बीपीसीएल को जब सेल करेगी सरकार तो उससे कुछ पैसा आएगा। अब पैसा आ रहा है तो वो जाएगा रिसीट्स में, लेकिन कौन सी रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि इससे अब सरकार ने अपनी संपत्ति को रिड्यूस भी किया है। सरकार की संपत्ति रिड्यूस हुई है तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल रिसीट्स में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपने याद रखनी है। चलिए जी, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आइटम इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट्स आप देख सकते हैं, लोन रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि सरकार आरबीआई से भी लोन लेती है, ठीक है, जो बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वहां से भी जो लोन लिया जाता है। अब बजट को हम तीन प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। इंडिया का बजट हर साल डेफिसिट बजट होता है। डेफिसिट बजट का मतलब हमारे एक्सपेंडिचर हर बार ज़्यादा है, हमारा रिसीट्स हर बार थोड़ी कम रहती है, ठीक है। सरप्लस बजट क्या होगा, जब रिसीट्स ज़्यादा होंगी और एक्सपेंडिचर होंगे कम। बैलेंस बजट कब, जब दोनों इक्वल होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा बजट बैलेंस हो, लेकिन अभी तो हमारा बजट जो है वो आपको पता होना चाहिए डेफिसिट बजट चलता है। तो डेफिसिट यानी कमी। अब डेफिसिट को भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं मेजरली। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो इसके लिए आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का पता होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो ये आपको रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं फिजिकल डेफिसिट की बात करूं तो फिजिकल डेफिसिट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो फिजिकल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब देखो, कैपिटल रिसीट्स बच्चे दो तरह की होंगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल रिसीट्स जो हैं वो दो तरह की होंगी, ठीक है। अब ये दो तरह की कौन सी कैपिटल रिसीट्स होंगी, ठीक है, इसको समझिए। एक तो वो हमारे पास जिनसे कोई डेट नहीं होगा, नॉन डेट क्रिएटिंग। एक तो सरकार कर्जा लेकर पैसा लेकर आ रही है, ठीक है, और एक हमारे पास सरकार जो है वो शेयर्स को सेल कर रही है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा लेके आ रही है। एक जो है हमारे पास जो डेट क्रिएटिंग है वो कौन सा है, डेट क्रिएटिंग कौन सा है, जो लोन वाला पार्ट है। लोन वाले हिस्से को छोड़ दें अगर और इसको कंसिडर कर लें, जैसे एलआईसी का जो पैसा बेचा गया, एलआईसी बेचकर जो पैसा आया वो कहाँ जाएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में। कैपिटल रिसीट्स में भी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में जाएगा। तो बेसिकली हम इसको छोड़ रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको जब हम माइनस करते हैं यहाँ से तो हमें क्या मिलता है, फिजिकल डेफिसिट। सो हियर वी गो, हियर वी केम अक्रॉस फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट इज बेसिकली द टोटल बोरोइंग रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। डेफिनेशन याद रखिएगा। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसको पोज करिए और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपको ये समझ जरूर आ जाएगा। तो हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि हम कुछ भी करके फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है, ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है इसको हम जीडीपी के टर्म्स में मेजर करते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। अब जैसे मैं यहाँ पर जाने से पहले आपको ये जरूर दिखाना चाहूंगा, जो 2022-23 का यूनियन बजट था, यानी कि जो हमारे पास प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी 2022 को, तो उसमें हमारे पास हम देखें तो हमारे पास आप देखिए कि 35% जो पैसा इंडियन गवर्नमेंट इस वित्तीय वर्ष में खर्च करेगी वो कहाँ से आएगा, बोरोइंग से, उधारी से। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास अंधाधुंध पैसा है, हम ज्यादातर पैसा जो खर्च करते हैं उसमें ज्यादातर पैसा उधारी से आता है, 35%। उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें सबसे बड़ा हिस्सा आ रहा है कहां से, अगर हम बात करें जीएसटी से, आप देख सकते हैं जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रही है। तो यहां से आप देखिएगा कि जीएसटी 16%, बोरोइंग के बाद सबसे बड़ा हिस्सा जीएसटी का है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स है और इनकम टैक्स, दोनों 15-15% हिस्सा रखते हैं। तो पहले कॉर्पोरेशन टैक्स ज़्यादा हुआ करता रहा, लेकिन अब इनकम टैक्स कलेक्शन जो है सरकार की बढ़ रही है, तो ये बेसिकली हमें सेम होता दिखाई दे रहा है। तो आपको अगर यहाँ पर थोड़ा याद रखना हो तो आप ये स्टार्टिंग के जो बेसिकली हाईएस्ट ऑर्डर में जो हमारे पास कैटेगरीज है उनको याद रख सकते हो। 35% जो आ रहा है वो हमारे पास कर्जे से आ रहा है, बोरोइंग से आ रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो सबसे हाईएस्ट हमारे पास पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है, जो एक इनडायरेक्ट टाइप ऑफ टैक्स है। पैसा जा कहाँ आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा आप देखिए 20% कहाँ जा रहा है हमारे पास, अगर हम देखें इंटरेस्ट पेमेंट में, जो हमने पिछले लोन लिए हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में हम पे कर रहे हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारे पास 15% जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सरकार कई तरह की स्कीम चलाती है, उनमें बहुत बड़े लेवल पर हमारे पास पैसा हमें इस्तेमाल होता दिखाई देता है, तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है, याद रखिएगा। फिर डिफेंस पे हमारा बहुत बड़ा खर्चा है, सब्सिडीज़ हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमारे पास खर्चा हो रहा है वो हमारे पास अगर हम देखें इंटरेस्ट पेमेंट और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे है। फिर हमारे पास जो फाइनेंस कमीशन और अदर स्टेट्स को जो ट्रांसफ़र किया जाता है उस पर भी एक अच्छा खासा खर्चा हमें देखने को मिलता है। तो इस बार जब बजट आएगा तो हमें हो सकता है कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो और ज़्यादा, जो उसका शेयर है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो ये बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फैक्ट्स है जो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।